नमस्कार। हम लोग पिछले वीडियो में जो है 50 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए थे ज्योग्राफी के सीरीज में। आज 51 से देखते हैं। आइए, क्वेश्चन कह रहा है भारत में कुल प्रमुख बंदरगाहों की संख्या है। ऑप्शन है 10, 11, 12, 13। आपको बता दूं, जो वर्तमान में जो है भारत में कुल 13 प्रमुख बंदरगाह है, जिनमें से 12 जो है सरकार द्वारा नियंत्रित है और एक चेन्नई का एन्नोर बंदरगाह जो है ये प्राइवेट है, ठीक है, निगमित है ये। और ये जो बंदरगाह है भारत के टोटल जो तट वाला राज्य है, 9 तट वाला राज्य है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इसी में ये जो है सारे के सारे 13 जो बंदरगाह है वो अवस्थित है। तो प्रमुख बंदरगाहों की संख्या कितना है? वो 13 हो जाएगा इसका आंसर। ओके, वही सरकारी की बात करता कितना? 12 हो जाता। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश इथियोपिया के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ये तो आपको मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है। खैर आपको बता दूं, सुविधा न होने के बावजूद भी जो हॉर्न ऑफ, अच्छा ऑप्शन देखिए, कौन सा देश जो है इथियोपिया के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन है युगांडा, इरिट्रिया, सोमालिया और दक्षिणी सूडान। आपको बता दूं, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देशों में से एक इथियोपिया जो देश है, वह इथियोपिया जो देश है ये स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध देश किसको बोलते हैं? चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ। और ये इथियोपिया जो है उत्तर में इरिट्रिया और उत्तर पूर्व में जिबूती, पूर्व में सोमालिया और दक्षिण में केन्या और पश्चिम में दक्षिण सूडान और उत्तर पश्चिम में सूडान के साथ जो है सीमा का निर्माण करता है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश इथियोपिया के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इरिट्रिया के साथ करता है, सोमालिया के साथ करता है, दक्षिणी सूडान के साथ करता है, लेकिन ये युगांडा के साथ जो है सीमा साझा नहीं करता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में मतलब पिछले साल जो है इथियोपिया अपने टाइग्रे क्षेत्र में संघर्ष के कारण जो है चर्चा में था, इसलिए याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल या समझौते या विषय किगाली समझौते द्वारा संशोधित किए गए हैं? ऑप्शन है क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता और स्टॉकहोम कन्वेंशन। सबके बारे में जानना जरूरी हो गया। अब प्रश्न कह रहा है, जो निम्नलिखित में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल समझौते किगाली समझौते द्वारा जो है संशोधित किए गए हैं? आपको बता दूं, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों की जो है 28वीं बैठक में ओजोन परत को प्रभावित करने वाले पदार्थों को जो है चिन्हित करते हुए जो है किगाली रवांडा में एक ऐतिहासिक वैश्विक जलवायु समझौता हुआ था। और किगाली समझौता जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में संशोधन करता है, उसका मेनली उद्देश्य जो है शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसों के एक समूह HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध रूप से अलग करना है, हटाना है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपको, तो ये तो क्या है, कहां पे हुआ था? किगाली समझौता में संशोधित किए गए थे। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के जरिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित लगभग 197 देशों ने जो है वर्ष 2045 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के नियत स्तर से जो है लगभग 85% तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को कम करने के लिए जो है किगाली समझौते पर सहमति व्यक्त की है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हानिकारक पदार्थों से पर्यावरण की रक्षा के लिए जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में वृद्धि जो है मुख्य रूप से शीतलन की बढ़ती मांगों के कारण, विशेष रूप से तेजी से बढ़ते मध्यम वर्ग था गर्म जलवायु विकासशील देशों में जो है वहां पे हुई है। शीतलन की मांगों के कारण मेनली वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है।
हाल ही में समाचारों में रहा नीस स्थित है? नीस ऑप्शन है जर्मनी, इटली, बेल्जियम, फ्रांस। नीस फ्रांस का 7वां सर्वाधिक आबादी वाला शहरी क्षेत्र है और आल्प्स मेरीटाइम विभाग की राजधानी भी है। इसका आंसर जो है फ्रांस का 7वां सर्वाधिक आबादी वाला ये शहर है। समाचार कहाँ स्थित है? ये तो फ्रांस में स्थित है। ठीक है। नीस का हवाई अड्डा जो है इस क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बांध अपने स्थान के साथ सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है उकाई बांध महाराष्ट्र, हीराकुंड बांध पंजाब, बगलिहार बांध हिमाचल प्रदेश, पंचेत बांध झारखंड। तो उकाई बांध महाराष्ट्र का है साथ सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें तो एक से ज्यादा लग रहा है। उकाई बांध जो है ये ताप्ती नदी पर गुजरात में, ताप्ती नदी गुजरात में बहती है, उकाई बांध गुजरात में बना हुआ है। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। हीराकुंड बांध ओडिशा, हीराकुंड बांध ओडिशा में है और किस नदी पे? तो महानदी पे। तो ये भी गलत हो गया भाई। बगलिहार बांध, बगलिहार बांध जम्मू और कश्मीर में है ये और किस रिवर पर? तो चेनाब, चेनाब पे है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध अपने स्थान के साथ सही सुमेलित नहीं है? पंचेत बांध जो है ये झारखंड में है, हाँ दामोदर नदी पर। तो सही नहीं। देखिए इसको निम्नलिखित में से कौन सा बांध अपने स्थान के साथ सही सुमेलित है कर दीजिए, नहीं को हटाइए। सुमेलित है तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर फिर हो जाएगा पंचेत बांध, डी नंबर। ठीक है। अगला प्रश्न, क्योंकि उकाई बांध जो है ये ताप्ती नदी पे गुजरात में है, हीराकुंड बांध जो है महानदी पे उड़ीसा में है, बगलिहार बांध जो है चेनाब रिवर पर जम्मू कश्मीर में है और पंचेत बांध दामोदर नदी झारखंड में है। तो ये सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से कौन विश्व में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चीन, रूस, भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना। चीन विश्व में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक है, उत्पादक देश है। कुल वैश्विक उत्पादन में जो है इसका हिस्सा जो है 11% की हिस्सेदारी रखता है। अगर बात अंटार्कटिका को छोड़कर किया जाए तो प्रत्येक महाद्वीप में सोने का खनन जो है एक वैश्विक व्यवसाय है और व्यापक रूप से भिन्न भिन्न प्रकार के खानों से अलग अलग मात्रा में जो है सोना निकाला जाता है। पिछले डाटा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो स्वर्ण उत्पादक देश में शीर्ष 5 देश जो है उसमें चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा प्रमुख रूप से आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वन संरक्षण से रिलेटेड है। क्या है? वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वन संरक्षण अधिनियम ऑप्शन है 1970, 71, 72, 73। बता दूं आपको जो वन संरक्षण अधिनियम जो है संसद द्वारा वर्ष 1972 में पारित किया गया था और यह जो अधिनियम है यह पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश के जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों की प्रजातियों को संरक्षण का प्रावधान करता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बहुत सारी विशेषताएं हैं। अगर देखा जाए तो यह जो है जानवरों, पक्षियों और पौधों की एक सूचीबद्ध प्रजाति को जो है संरक्षण प्रदान करता है और देश में पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क की स्थापना का जो है प्रावधान भी करता है। वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव जो है सलाहकार बोर्ड के गठन और वन्य जीव वार्डन की नियुक्ति का प्रावधान करता है इसी एक्ट में और उनकी शक्तियों और कर्तव्य के बारे में भी बताता है। इसी एक्ट के जरिए से जो है भारत को वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन सिटीज का जो है पक्षकार बनाने में मदद की है। इस एक्ट का परिणाम एक और है कि देश में पहली बार जो है लुप्तप्राय वन्य जीवों का एक व्यापक सूची तैयार की गई थी इसी एक्ट के जरिए से और शिकार पर भी प्रतिबंध लगता है
अनुसूचित जानवरों के व्यापार को भी प्रतिबंध करता है। कुछ वन्यजीव प्रजातियों की बिक्री, उसको इधर से उधर यानी स्थानांतरण और अधिकार के लिए जो है लाइसेंस का भी प्रावधान करता है। ये राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना के लिए भी प्रावधान है। और आपको चिड़ियाघर जो देखते हैं, इसके प्रावधानों के जरिए जो है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के गठन का मार्ग जो है प्रशस्त किया। और यह जो है भारत में चिड़ियाघरों के निरीक्षण के लिए उत्तरदायी केंद्रीय निकाय भी है, जिसकी स्थापना जो है, ये प्राधिकरण की स्थापना जो है 1992 में की गई थी। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का भी गठन जो है इसी एक्ट के जरिए किया गया था, जो कि एक सांविधिक संगठन के रूप में जिसका गठन हुआ है। और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना के लिए भी इसमें प्रावधान है, तो उन्हें भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? सिंपल सा प्रश्न है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबको मालूम है विश्व में 7वां स्थान है। और भारत जो है 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और यह जो है विश्व के भूमि सतह क्षेत्र के 2.4% को दर्शाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 10 देश की अगर बात करें तो रसिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। और उसके बाद अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, अल्जीरिया ये आते हैं। ये आपको बच्चे से आप रटते आ रहे होंगे, इसमें ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? ऑप्शन है नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। बड़ा सिंपल सवाल ये भी है। पश्चिम की ओर जो नदी बहेगी वो कहाँ मिलेगी? अरब सागर में। पूरब की ओर जो नदी बहेगी वो कहाँ मिलेगी? बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर में बहने वाली नदियों को जो है प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों कहा जाता है। और इन नदियों में ये जो नदियां होती है ये विंध्य और सतपुरा पर्वतमाला के समांतर बहती है और डेल्टा भी नहीं बनाती है। लेकिन कठोर चट्टान और दरार वाली घाटियों के कारण जो है केवल ये लोग केवल ज्वार नदीमुख बनाती है। तो आपको तो पता ही है जो कौन है जो ज्वार नदीमुख बनाते हैं, नर्मदा और ताप्ती। तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। और आपको बता दूं जो दक्कन क्षेत्र में जो है आमतौर पर पूर्व दिशा में बहने वाली अधिकांश प्रमुख नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और पूर्व की ओर बहने वाली नदी जो है गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी भी है। तो अपना लोग का पूछा था पश्चिम की ओर बहने वाली नदी तो अरब सागर में मिलेगी। और इसका जो मेनली जो है नर्मदा और ताप्ती जो है पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें एक जल निकाय पोषक तत्व से अत्यधिक समृद्ध हो जाता है? ऑप्शन है जैव संवर्धन, सुपोषण, राइजोफिल्ट्रेशन, जैव छिड़काव। देखिए अच्छा, एक चीज और जान लीजिए इसमें नर्मदा के बारे में। जो नर्मदा नदी जो है भारतीय उपमहाद्वीप की प्रमुख नदियों में से एक है और ये जो है 5वीं सबसे लंबी नदी है। ये जो है खंभात की खाड़ी से होते हुए जो है गुजरात में अरब सागर में गिरती है। और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जो है जीवनदायिनी और तीसरी सबसे लंबी नदी के रूप में जाना जाता है। और एक सवाल और भी है, ये नदी जो है नर्मदा पूरी तरह से भारत में बहती है, ठीक है ना। और ताप्ती भी पूरी तरह से भारत में बहती है। ताप्ती नदी को तापी नदी भी कहीं कहीं लिखा जाता है, बोला भी जाता है। बैतूल जिले और मध्य भारत की प्रमुख नदियों में से जो है एक है ये। हाँ, हम बात कर रहे थे इस प्रक्रिया के बारे में, यानी ये प्रश्न जो है ये पर्यावरण से रिलेटेड है। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें एक जल निकाय पोषक तत्वों से अत्यधिक समृद्ध हो जाता है? सुपोषण क्या होता है भाई? सुपोषण एक प्रक्रिया है जिसमें
एक जल निकाय पोषक तत्वों से भरपूर हो जाता है, जिससे परिणाम ये निकलता है कि जल में सामान्य पौधों की संख्या में वृद्धि होने लगती है। एक जल निकाय में शैवाल और प्लवकों का अत्यधिक विकास जो है इस सिस्टम का, इस प्रक्रिया का संकेतक है। सुपोषण को एक गंभीर पर्यावरणीय चिंता माना जाता है, क्योंकि इसके परिणाम जो है प्रायः जल की गुणवत्ता में गिरावट और जल निकायों में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में जो है कमी कर देते हैं। सुपोषित जल जो है अंततः मृत क्षेत्र में परिवर्तित हो सकते हैं, जो जीवन का समर्थन करने में भी अक्षम हो जाते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की उपलब्धता एक पारिस्थितिकी तंत्र में पौधे के जीवन की वृद्धि को जो है सीमित कर देती है, और जब जल निकाय में इन पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो शैवाल, प्लवक और अन्य समान पौधों का विकास जो है होने लगता है। अपना सवाल पूछा है उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें एक जल निकाय पोषक तत्वों से अत्यधिक समृद्ध हो जाता है, उसे जो है सुपोषण कहते हैं, इसलिए उसके बारे में हम ज्यादा चर्चा कर रहे थे। आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महानदी और अलकनंदा नदियां मिलती है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न पूछा भी जाता है बीपीएससी में। महानंदा और अलकनंदा नदियां मिलती है नंद प्रयाग में, विष्णु प्रयाग में, रुद्र प्रयाग में, देव प्रयाग में। देखिए, तो महानदी और अलकनंदा नदी जो है रुद्र प्रयाग में मिलती है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा सी। ठीक है, रुद्र प्रयाग जो है पंच प्रयाग यानी इसमें है रुद्र प्रयाग में पंच प्रयाग यानी विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, इनमें से क्या है? एक है रुद्र प्रयाग। तो इसे आपको याद रखना है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब वहीं से निकल के आती है। ठीक है, जैसे गंगोत्री से जो भागीरथी आती है तो वो देव प्रयाग में मिल जाती है, उसके बाद यमुनोत्री आती है, वो भी लास्ट में गंगा में मिलती है। केदारनाथ से निकल के आती है नदी तो वो देव प्रयाग हो जाती है, क्योंकि देव से रिलेटेड है, देव प्रयाग में हो जाते हैं। बद्रीनाथ से जो आती है वो विष्णु प्रयाग में मिल जाते हैं, है ना। और जब वही आगे चल के अलकनंदा से मिल जाती है तो विष्णु ये क्या बोलते हैं, ये नंद प्रयाग हो जाते हैं। तो खैर, अपना सवाल था महानदी और अलकनंदा नदियां मिलती है रुद्र प्रयाग में। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है? नाथुला बेलचा। आपको बता दूं, जो भारत में जो है नाथुला पूर्वी सिक्किम में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है, जो भारत और चीन के मध्य जो है एक व्यापार कड़ी का भी कार्य करता है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा सी। और भारत चीन सीमा पर जो है ना, एक महत्वपूर्ण दर्रा होने के नाते जो है ऐतिहासिक नाथुला दर्रा प्राचीन रेशम मार्ग, सिल्क मार्ग का एक छोटा हिस्सा भी है, और यह लगभग 14,140 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और सड़क के माध्यम से पर्यटकों के लिए सुलभ उच्चतम दरों में जो है इन्हें प्रसिद्धि हासिल है, शुमार है। गंगटोक से नाथुला लगभग 56 किलोमीटर दूर है और वर्ष 1962 तक प्रसिद्ध रेशम मार्ग जो है इसी दर्रे से होकर गुजरता था। तिब्बत से भारत में सोने, रेशम और कई अन्य मूल्यवान वस्तुओं को ले जाने के लिए जो है खच्चरों का प्रयोग किया जाता था। अभी भी आपको बहुत देखने को मिलता है खच्चर उस एरिया में। दरअसल लहासा, सिक्किम और पूर्वी भारत से होकर गुजरने वाला पुराना रेशम मार्ग जो है नाथुला दर्रे से होकर ही जाता था। तिब्बत की चुंबी घाटी नाथुला दर्रे के दूसरी ओर स्थित है ना। चुंबी घाटी कभी कभी चर्चा में बना रहता है, न्यूज सब देखिएगा ना, पता चलेगा, तो वहीं पे है। अगला प्रश्न देखिए, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? भाई ऑप्शन है किशनगंज, औरंगाबाद, अरवल, मधुबनी। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा ए। आंसर ए हो जाएगा किशनगंज। दक्षिण पश्चिम मानसून के सभी महीनों और मौसम के दौरान जो है अन्य जिलों में घटते क्रम में सबसे अधिक वर्षा जो बिहार के पूर्वोत्तर के 3 जिलों में होती है, जो कि किशनगंज, अररिया और पूर्णिया।
और उत्तर पश्चिम में एक जिला है, वहां भी होती है, लेकिन कम होती है इन सब के अपेक्षा पश्चिम चंपारण। दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है ये वर्षा। दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा जो है, सबसे कम वर्षा अरवल में, जो कि जहानाबाद से कटा है, अरवल में जो है होती है लगभग 697 mm से 780 mm के बीच। ये भी याद रखिए, सबसे कम वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से अरवल में होती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अल्पकालिक नदी है? अल्पकालिक नदी कुछ दिनों के लिए आती है। ऑप्शन है माही, दूधगंगा, वर्धा, लूनी। सबसे पहले अल्पकालिक नदी की होती क्या है, नाम से ही स्पष्ट है। जो एक अल्पकालिक नदी वह नदी है जो केवल तभी बहती है जब वर्षा हो या बर्फ पिघल रही हो। बाकी पूरे वर्ष वह सूखी नदी होती है जिसमें जल नहीं होता है। अल्पकालिक नदियां प्रमुख शुष्क और जलवायु परिवर्तनशीलता के लिए भी जिम्मेदार पर्यावरण निर्धारक स्थानों में पाई जाती है। भारत में अल्पकालिक नदी का प्रमुख उदाहरण जो है लूनी नदी है, जो अरावली के पश्चिम में स्थित राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा डी, लूनी नदी। दो शाखाओं यानी सरस्वती और साबरमती में पुष्कर के पास जो है इसकी उत्पत्ति होती है, जो गोविंदगढ़ में एक दूसरे से मिलती है, सरस्वती और साबरमती। और यहाँ से अरावली जो है अरावली नदी से निकलती है, जिसे लूनी के रूप में जो है ये जानी जाती है। और यह जो है तिलवारा तक पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और फिर जो है कच्छ के रण में शामिल होने के लिए जो है दक्षिण पश्चिम दिशा में वहीं से जो है मुड़ जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है बीबी निम्बड़कर, MS स्वामीनाथन, और दो ऑप्शन बलदेव सिंह ढिल्लो, कृष्णा स्वामी रमैया। आप लोग बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, याद ही होगा। जो भारत में प्रख्यात जननायक और कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को जो है हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है जाना जाता है। तो आंसर जो है बी हो जाएगा। वर्ष 1960 के दशक में जो है भारत बड़े पैमाने पर अकाल के दौर से गुजर रहा था। MS स्वामीनाथन, MS नॉर्मन बोरलॉग और अन्य वैज्ञानिकों के साथ जो है MS स्वामीनाथन ने गेहूं के उच्च उपज वाली किस्म का नाम था HYV जो है विकसित किए, और इस विकास के कारण जो है भारत में हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति एक बड़ी सफलता थी और इसने देश के खाद्य अभाव अर्थव्यवस्था की स्थिति को जो है विश्व के अग्रणी कृषि राष्ट्रों में बदल दिया, जिसकी शुरुआत जो है वर्ष 1967 में हुई थी और यह वर्ष 1978 तक चली थी। इंदिरा गांधी का टाइम था। हरित क्रांति से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, विशेषकर हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, क्योंकि उस वाले एरिया में उपज ज्यादा है। और देखे होंगे बड़ा बड़ा प्लॉट भी होता है वहां पे, है ना, कुछ उसमें यूपी का इलाका भी होता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है? वनस्पति प्रकार, अक्षांश, औसत वर्षा, समुद्र निकटता। जलवायु की बात की जा रही है। जलवायु किसी क्षेत्र में दीर्घ काल तक बने रहने वाला औसत मौसम है। जलवायु के विवरण में विभिन्न मौसमों में औसत तापमान, वर्षा और धूप जैसी सूचनाएं शामिल होती है। इसके अलावा इसमें चरम स्थितियों के विवरण भी प्राय शामिल किया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जो है निर्धारित परिभाषा के अनुसार जो है जलवायु के वर्णन के लिए जो है 30 वर्ष की पारंपरिक अवधि का उपयोग किया जाता है। और ऐसे 6 प्रमुख कारक है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करते हैं, जिसे हम जो याद करते हैं उसको लॉर्न से याद कर सकते हैं, LOWERN, लॉर्न, लैटिट्यूड। अक्षांश, यह किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। जलवायु की प्रमुख पट्टियां बेल्टों को जो है
अलग अलग अक्षांशों के अनुसार जो है विभाजित किया जाता है। फिर ओशियन, LO, ओशियन महासागरीय धारा जो है, महासागरीय धारा का तापमान उसके ऊपर की हवा के तापमान को जो है प्रत्यक्षतः प्रभावित करता है, जिससे पवनों और मौसमों का निर्माण होता है। उसके बाद W यानी वायुक, पवन जो है वायु राशि हवा की एक बड़ी मात्रा होती है जो किसी क्षेत्र के ऊपर बहती है और यह जो है अपने साथ उस क्षेत्र की मौसमी स्थितियों को लेकर आती है जहां इनका निर्माण हो। और इसके अलावा जो है जब विपरीत वायु राशियां टकराती है तो उससे जो है वातावरण का निर्माण होता है और जो विभिन्न प्रकार के मौसमों के निर्माण करती है। स्थान के आधार पर स्थान के आधार पर अगर देखा जाए तो प्रबल पवनें भी किसी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण करती है। उसके बाद जो है ऊंचाई, ऊंचाई या तुंगता भी बोल सकते हैं। जलवायु क्षेत्रों में ऊंचाई अक्षांश की नकल करती है और यह वार्षिक औसत तापमान, वर्षा और तापमान की दैनिक सीमा को भी जो है प्रभावित करती है। उसके बाद LOWER, R जो है उच्चावच या स्थलाकृति, ऊंचाई में स्थानीय भिन्नताओं जो है जलवायु में स्थानीय परिवर्तनों को जन्म दे सकती है। जब एक पर्वतीय क्षेत्र समुद्र में आने वाली आर्द्र हवाओं को अवरुद्ध करता है तो पर्वत के पवनमुखी भाग में भारी वर्षा होती है, जबकि पवनमुखी भाग में बहुत कम या नगण्य वर्षा होती है। अगर ये ना हो तो समुद्र से दूरी भी बहुत बड़ा निर्भर करता है जलवायु को लेकर। समुद्र भी किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करता है और तटीय क्षेत्र आंतरिक क्षेत्रों की तुलना में ठंडे और आर्द्र होते हैं, जबकि महाद्वीपों का केंद्र जो है अत्यधिक तापमान सीमाओं के अधीन होता है। तो मेनली ये लॉर्न को आप याद रखिएगा। अन्य भी कारक हैं, अन्य कारक में वनस्पति कारक, अल नीनो, मानव हस्तक्षेप ये भी हैं। वनस्पति पृथ्वी के प्रकाश अनुपात या एल्बिडो और हवा में जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दोनों को प्रभावित करती है, इसीलिए जो है किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती है। और दूसरी ओर अगर देखा जाए तो वनस्पतियों का प्रकार भी किसी विद्यमान जलवायु का प्रकटीकरण होता है। उदाहरण के लिए शुष्क क्षेत्रों में मरुस्थलीय वनस्पति जो पाई जाती है उनको ले सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित, अच्छा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 66 का आंसर तो हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है। तो वनस्पति प्रकार है, अक्षांश है, समुद्र से निकटता है, औसत वर्षा ये कारक नहीं है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य या देश की सीमा बिहार से नहीं लगती है। तो सवाल बड़ा सिंपल है। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, नेपाल, उड़ीसा। इसका आंसर जो है ई हो जाएगा भाई, क्योंकि सभी से लगता है। आपको बता दूं, देखिए मतलब कह रहे हैं ये सही से लगता है, क्योंकि झारखंड हट गया तो उड़ीसा का तो कोई बात ही नहीं है। भारत जो है बिहार भारत के पूर्वी क्षेत्र में 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ और 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ, ये अक्षांश की बात की। देशांतर में जो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट के मध्य जो है स्थित है। इसकी अक्षांशीय सीमा 3 डिग्री और अनुदैर्ध्य सीमा जो है 5 डिग्री है। 24 3 7 23 और 83 5, 83 20 है, 88 है, तो इसको इक्विवेलेंट में 5 ही लिया जाता है ना। 83 5 88। तो एक अवयवी की तरह आप देख सकते हैं, इसे अक्षांशीय सीमा जो है 3 डिग्री और अनुदैर्ध्य सीमा 5 डिग्री है। बिहार पूरी तरह से किधर है? उत्तरी गोलार्ध में और कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। बिहार एक जो है भू आबद्ध राज्य है जो उत्तर में नेपाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और पूर्व में पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे पूछा है बिहार से नहीं लगती है, तो बहुत सारा है जो नहीं लगती है। छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, दोनों है, इसलिए आंसर तो इसका ई हो जाएगा। खैर बात हम लोग करते हैं, ये सिंपल सा सवाल था तो अब चर्चा खाली कर लेते हैं। और बिहार जो है एक भू आबद्ध राज्य है। राज्य सरकार में, सरकार की बात छोड़ो, राज्य में जो आकार है, बिहार का जो आकार है आयताकार है और ये पूर्व से पश्चिम तक
जो इसकी चौड़ाई है 483 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक जो इसकी लंबाई है 345 किलोमीटर है। मध्य समुद्र तल से राज्य की औसत ऊंचाई जो है 53 मीटर है और समुद्र तट से जो है 200 किलोमीटर दूर है। ये देखे होंगे उस बिहार के स्टेशन सब पे लिखा गया है। और यह जो है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 इलाहाबाद से हल्दिया के माध्यम से जो है जुड़ा हुआ है। ये भी याद रखने वाली बात है। तो इसका आंसर तो मेनली ये हो जाएगा, क्योंकि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा बिहार से नहीं लगती है? तो नहीं लगती है तो छत्तीसगढ़ भी नहीं लगती है, उड़ीसा भी नहीं लगती है कि नहीं है? अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून में सर्वाधिक वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी मानसून की बात करते हैं। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मिजोरम। मालूम होगा आपको उत्तर पूर्वी मानसून से सिर्फ ज्यादा वर्षा कहाँ पे? तमिलनाडु। को बता दूं, जो भारत की जलवायु जो है 2 मौसमी हवाओं से प्रभावित होती है, उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिण पश्चिम मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून को प्रायः जो है शीत मानसून के रूप में जाना जाता है, जो भूमि से समुद्र की ओर प्रभावित होता है। वहीं अगर दक्षिण पश्चिम मानसून की बात की जाए तो यह ग्रीष्मकालीन मानसून के रूप में जाना जाता है, जो कि हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को पार करते हुए जो है समुद्र से भूमि की ओर, ग्रीष्मकालीन समुद्र से भूमि की ओर, शीतकालीन भूमि से समुद्र की ओर। समझ में आ गया? दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है देश में एक वर्ष के दौरान सर्वाधिक वर्षा का कारण बनता है। और उत्तर पूर्वी मानसून से यह सवाल है, तो उत्तर पूर्वी मानसून से होने वाली वर्षा जो है मुख्यतः दक्षिणी राज्य जो है, जैसे कि तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना व कर्नाटक वाले इलाके में जो है इन कुछ हिस्सों में इनसे बारिश होती है, जो कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरे हुए नमी पहुंचाता है। उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा जो है मेनली तमिलनाडु, विशेषकर कोरोमंडल तट वाले इलाका में होता है। इसका आंसर तो हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, किसके द्वारा की गई थी भाई? ऑप्शन है एडम स्मिथ, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, इरविंग फिशर, डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा। चलिए को बता दूं, जो मानव विकास की अवधारणा जो है अर्थशास्त्री थे डॉक्टर महबूब उल हक, उन्हीं के द्वारा जो है विकसित की गई थी। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। मानव विकास को जो है लोगों की स्वतंत्रता और अवसरों को बढ़ाने तथा लोगों की भलाई में सुधार करने की प्रक्रिया के रूप में जो है इसे परिभाषित किया गया है। यह वास्तविक स्वतंत्रता से संबंधित है। इसके तहत आम लोगों को यह तय करना होगा कि वह कौन है, उसे क्या करना है और उसे कैसे रहना है। और इस अवधारणा के तहत जो है सभी प्रकार के विकास के लिए आमजन केंद्र में होते हैं। ये विकल्प परिवर्तनशील है। विकास का मूल्य लक्ष्य जो है ना, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना है जहां लोग सार्थक जीवन जी सके, ऐसी इसकी अवधारणा थी। किसने दिया था? सवाल ये पूछा है डॉक्टर महबूब उल हक। उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जान भी लिए। अगला प्रश्न है, बिहार में पाई जाने वाली बलथर मृदा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? बलथर मृदा बिहार में है। बलथर मृदा, तो बलथर मृदा जो है ये कैमूर के पठार से लेकर राजमहल की पहाड़ियों तक का जो इलाका है 5 से 15 किलोमीटर तक की सकड़ी पट्टी में पाई जाती है। और बलथर मृदा में लौह तत्व की उपस्थिति के कारण जो इसका रंग लाल होता है। और उगाई जाने वाली जो इसमें प्रमुख फसल है मक्का है, ज्वार है, बाजरा, चना भी है। बलथर मृदा के संबंध में अगर देखा जाए तो ये प्रकृति में जो ये मृदा है अम्लीय होते हैं। इसमें रेत और बजरी जो है अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन को पढ़ते हैं। यह मृदा छोटा नागपुर के पठार और दक्षिण गंगा के मैदान के संक्रमणकालीन क्षेत्रों के बीच विकसित हुई है। बिल्कुल भाई, ये भी सही है। यह कम उपजाऊ है तथा इसमें जल धारण की क्षमता कम होती है। जल धारण की क्षमता बिल्कुल हाँ, वो भी कम ही होती है। ये भी सही है यार। इस मृदा की प्रकृति अम्लीय है तथा इसमें रेत और बजरी अत्यधिक पाई जाती है। सही है। यह मृदा लाल तथा पीले रंग की होती है। तो लौह तत्व की उपस्थिति के कारण तो ये लाल तो होते ही हैं, और कहीं कहीं पे कम होते हैं। अगर लौह की मात्रा कम है तो वो पीले भी होते हैं।
तो ये भी मेनली ऑप्शन जो है ये भी सही है। इसका कह रहा है बिहार में पाई जाने वाली वल्थन मृदा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सही है? सभी सही है यार, ठीक है। और समय ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।